अगर एक नई लेजिस्लेशन टेबल हो जाती है तो फिर उसी के लेंस से आपको ऑपरेट करना पड़ता है। तो वो उस ख़त का भी हवाला दे रहे हैं जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने लिखा है। तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए तो ख़ासी मुश्किल पैदा हो गई है। मीडिया में भी ये बात रिपोर्ट हो रही है कि वहाँ भी डिवीज़न है। कुछ लोग समझते हैं ICP के अंदर के इससे पहले के रिव्यू पिटिशन आए, जो डायरेक्टिव है कोर्ट का उसको मान लिया जाए, और कुछ इसमें भी मुदाखलत कर रहे हैं। तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर PTI इन दिस केस? देखें, इस बात पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के इंटेंशंस तो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को पता। आपको याद होगा कि जारी किया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि आप पंजाब के इलेक्शन की डेट्स दे दें, तो उस पास नहीं हुआ था। किसी कौमी असेंबली ने कोई नया कानून पास नहीं किया था, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत ने आइन की तशरीह करते हुए उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कहा था कि क्योंकि दोनों असेंबलियां एग्जिस्ट नहीं कर रही, वहां की हुकूमत इस्तीफा दे, आप इलेक्शन करा दें। दे स्टिल फाइंड अ वे आउट। उन्होंने कहा नहीं कराना इलेक्शन, पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई लॉजिक, कोई मंतक, कोई कानून नहीं था। जस्ट बिकॉज उनको कहा गया कि तुम कह दो इलेक्शन नहीं होगा, तो नहीं कहा। इस दफा तो फिर भी एक रैशनल है, एक झूठ का सहारा उन्होंने फिर भी ले लिया, एंड दे स्टिल कमिंग, एक एलिबाई उनके पास मौजूद है कि जी एक रेट्रोस्पेक्टिव में एक लॉ पास हो गया। हजूर, जिस वक्त उस सुप्रीम कोर्ट ने इस आइन की तशरीह की थी, क्या ये लॉ उस वक्त पास हुआ था? नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई एक कानून जो पहले पास हो चुका हो, जिसकी रोशनी में आप एक वर्डिक्ट आ जाए, उसको रिवर्ट करने के लिए क्योंकि हुकूमत वक्त को वो सूट नहीं कर रहा, क्या नया लॉ पास कर दिया जाए और जिस उजलत में पास कर दिया जाए? क्या इसकी कोई मंतक बनती है? एंड नंबर 3, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट कि इस वक्त जो आईनी अदालत बनाए जाने का एक बहुत बड़ा फस क्रिएट किया गया, मतलब उधर भी तो यही है कि एक ऐसी आईनी अदालत बनाई जाए जो आइन की तशरीह इनकी मर्जी के मुताबिक करे। क्या रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी, नहीं देनी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी कि नहीं लगानी? क्या इमरान खान पे मिलिट्री ट्रायल करना है कि नहीं करना? क्या अपना इसके अलावा जो हमारी वहां पे जो ये अमेंडमेंट आई हुई है इलेक्शन एक्ट की, जो असेंबली के जो मेंबरान कौमी असेंबली है, क्या उनको फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ होगी? तो सारा का सारा ये एक पूरा फसाद एक बनाया गया है जस्ट टू ब्रिंग आउट के किसी तरह। लेकिन देखें ना, ये आज भी ऑन साहब खान साहब ने ये कहा ना कि गैंग ऑफ 3 ऑपरेट कर रहा है, और फिर इसके बाद उन्होंने दोबारा से वही मिसाल दे दी कि याया खान वाली हरकत की जा रही हैं इस वक्त मुल्क में। अगर आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए स्टैंड करते हैं तो जिन जजेस को आप अटैक कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इतना सिंगल आउट करके कन्फ्रंट करना, नैरेटिव तश्कील देना मुनासिब है? अर्ज करूं, मैंने वैसे अभी तक ये ट्वीट देखी नहीं, लेकिन हैविंग सेड दैट मीडिया से एक शख्स तो इस वक्त जिस जगह इन्वॉल्व नजर आ रहा है, मैं वेरी फ्रैंकली, आप पाकिस्तान में पिछले 1.5 महीने से या 2 महीने से जो कुछ होता देख रहे, वो किसी एक शख्स के लिए देख रहे, और उस एक शख्स के पीछे फिर बहुत सारे अशखास नजर आने शुरू हो जाएंगे। सो एक पर्टिकुलर है जिसको फॉलो किया जा रहा है कि हमने इस जगह से A से B पॉइंट तक पहुंचना है, और जब B पे पहुंचेंगे तो वहां पे ये जो मिस्टर A इसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब उस शख्स को जब अपॉइंट किया जाएगा, उसके साथ फिर पूरे निजाम की तवक्कुआत है, अच्छा यार ये जब आएगा उसके बाद इसकी एक्सटेंशन भी हो जाएगी, उसके बाद फिर ये भी कर देंगे, उसके बाद हर पूरा इस कौम का एक जो इस पूरी हुकूमत का जो एक मतबा नजर है वो एक शख्स के साथ अटैच खड़ा है, और सबकी तवक्कुआत है किसी तरह वो आते साथ ही हमारी तकदीर के फैसले कर देगा। दे नॉट रिलाइंग ऑन अवाम, वो पब्लिक के साथ रिलेट नहीं कर रहे। आप ये देखिए पिछले 2 साल में हमारे साथ जो हुआ है, क्या पब्लिक ने इनको किसी जगह पे इनके नैरेटिव को एक्सेप्ट किया? नहीं किया। They know at heart कि they have been rejected। अवाम किसके साथ खड़े, अवाम की ताकत किसके साथ है, और रियासत किसके साथ जा रही है? आप इसमें तो तफरीक करें, हमें बुरा भला कह दीजिए कि चले जी आपने ट्वीट गलत कर दी, आपने ये भी कर दिया। हजूर, अवाम का इसमें क्या कसूर है? अभी देखें, आप मजे की बात बताता हूँ। अब ये जो 8 या 10 लोग गायब थे, या 8-10 लोगों को पार्लियामान से गवाह किया गया, क्या दुनिया में कई ऐसी जमहूरियतें हैं कि जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी अपने MNA और सेनेटर्स को छुपाती फिर रही हो? यार इसको उठा के ना चला जाए, रियासत के कुछ लोग उठा के ना ले जाएं, और फिर किसी दिन पेश ना किया जाए। पाकिस्तान में एथिक्स मैटर ही नहीं करते, तो फिर क्या एथिकली मैटर कर रहा है? चले हमने क्या किया और उन्होंने क्या। मैं इसका जवाब ले लूं। बिलाल साहब, ये एक और भी मसला है ना, ये एंटिसिपेशन में तहरीक इंसाफ ये फील करती है कि अगले चीफ जस्टिस के हवाले से आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं है। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हैं 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब भी नए चीफ जस्टिस बनेंगे। इसी तरह आपकी हुकूमत के भी बहुत से लोगों ने कहा है। तो नोटिफिकेशन करके ये कंट्रोवर्सी ख़त्म क्यों नहीं कर देते आप? नहीं, देखिए मुजम्मिल साहब, बात ये, अब देखिए आपने मुझसे एक सवाल किया, मेरी भी आ रहा है एक जजमेंट के बारे में।
मगर मैंने तो आके पगड़ियां उछालनी नहीं शुरू की जिस तरह पीटीआई हर दफा करती है। फलाना शख्स बदनीयत है, फलाना शख्स ये करना चाहता है, फलाना शख्स हमें काबिल कबूल नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है, ये बचकाना रवैया है, और ये बचकाना रवैया ही पीटीआई का रहा है। तो पीटीआई की मंशा के ऊपर, उनके रोने धोने पे, उनके टैंट्रम्स पे रियासत के फैसले और हमारे फैसले नहीं हो सकते। पहली बात तो ये जी। देखिए, दूसरी बात ये है कि एज थिंग स्टैंड्स, बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब इज स्केड्यूल्ड टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, मगर एक आईनी तरमीम की भी बात हुई है और उसके अंदर आईनी तरमीम के अंदर दीगर चीजें शामिल हैं। तो देखिए, जो कुछ भी अगर कोई तब्दीली होती है तरीकेकार में जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स की या व्हाटएवर इट इज, वो तो फिर आईनी तरमीम के तहत ही होगा, और आईनी तरमीम भी तभी होगी ना जब 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में लहदा और 2/3 अक्सरियत सेनेट में लहदा होगी। ये कोई सादा मेजोरिटी का तो काम है नहीं। तो देखिए, दूसरी बात यह है कि अगर अब आपने बात कर दी है आइन की, और जिस तरह की बात अभी हो रही थी रिजर्व सीट्स के केस के अंदर, तो फिर तो मैं भी ये बिल्कुल ये कहूंगा कि जहां पे री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, वहां पे पार्लियामान को अपना असर्ट करने का पूरा इख्तियार सिर्फ नहीं है उसके ऊपर, बल्कि फर्ज है ये करना। तो देखिए, हम मगर इस बहस में नहीं पड़ रहे। मैंने आपके सामने एक लीगैलिटीज को देखते हुए मैंने कहा, अगर हम सुप्रीम कोर्ट को फैसले को उसकी तकद्दुस को हम बिल्कुल अभी मुतनाज़ नहीं बनाना चाह रहे, मगर उसकी मौजूदगी में भी स्पीकर नेशनल असेंबली जो चिट्ठी लिखी उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हरगिज़ वो ये नहीं कह रहे कि उसको किसी को मानना नहीं चाहिए, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप इसको मान भी लें, जिसके ऊपर हमारे आज भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसका रिव्यू पिटीशन आपने अभी तक नहीं एंटरटेन किया, एज अ स्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लीगली इट इज नाउ सुपरसीडेड बाय लेजिस्लेशन, और इसके हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस का हवाला भी दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने इन सब चीजों को सामने लेकर चलना है। अगर आपने मेरिट्स ऑफ द जजमेंट के ऊपर कॉमेंट्री करनी है, जिस तरह अभी सेंटर साहब कर रहे थे, तो फिर तो मैं भी फरमाता हूं जी कि इस तरह आइन के आर्टिकल 51 और 106 को वायलेट करके क्लॉक को रोल बैक के एक ऐसी जमात को आप सीटें नहीं दे सकते जिसमें मांगी ही ना हो। आप एक लोग जो विलिंगली एक जमात एसआईसी को ज्वाइन करते हैं, फिर कोर्ट में आके कहते हैं कि हम एसआईसी के प्लेटफॉर्म से सीटें मांग रहे हैं, आप उनकी उस ज्वाइनिंग को रिवोक करके, रिवर्स करके उस जमात को सीटें दे रहे हैं जो आपके सामने कोर्ट में नहीं है। हमारे नजदीक इट डजंट मेक सेंस। और इसके अलावा वो सवालात हैं, बड़े संगीन सवालात हैं, जो 2 माइनॉरिटी जजमेंट के जजेस ने, नईम अख्तर अफगान साहब ने और अमीनुद्दीन खान साहब ने उठाए हैं, वो भी सवाल अपनी जगह बजा हैं, ग्रांटेड कि वो माइनॉरिटी जजमेंट है। तो देखिए, मगर हम ये कह रहे हैं कि उसका आईनी तरीकेकार यह है कि एक रिव्यू पिटिशंस दायर हैं, सुप्रीम कोर्ट शुड हियर देम, एंड बट वाइल्स दिस जजमेंट स्टैंड्स, there is also a letter from the National Assembly Speaker, who is the custodian of the House. There is also a law that is currently valid and has retrospective effect. ठीक है, इसको भी बिलाल साहब एड्रेस कर देना जी, जो आईनी अदालत का मामला है। अब खान साहब ने आज कहा कि चीफ जस्टिस की आप पावर को कर्टेल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद तो वो सेरेमोनियल ओहदा बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को भी अलहदा वतन नहीं चाहिए था, हुकूक चाहिए थे, आप हुकूक नहीं दे रहे, ये गैंग ऑफ 3 आपके लिए बैटिंग कर रहा है, सारा निज़ाम हमारे खिलाफ है। तो इस परसेप्शन को डेवलप होने से फिर रोकना भी तो पड़ेगा ना। आपकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होंगे अगर मैस मूवमेंट चलती है, एहतजाज होते हैं, वकला तहरीक चलती है। नहीं, देखिए, जहां तक वकला का हवाला है, दीगर स्टेक होल्डर्स का हवाला, उनके साथ इंगेजमेंट जारी भी है। आपने देखा लॉ मिनिस्टर साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार में ही मौजूद थे, मगर खान साहब इज नॉट, यू नो, आई मीन, ये खान साहब को तो कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी। खान साहब तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जिसको खान साहब ने भी उस वक्त में एंडोर्स किया था, और आज इसके ऊपर बिल्कुल बातचीत हो सकती है। बट बिलाल साहब, सॉरी टू कट यू, बट 2008 में पीपल्स पार्टी ने, 13 में आपने क्यों नहीं बनाई अगर सीओडी का हिस्सा था? नहीं देखिए, बात यह है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ चीजें आप अगर नहीं बनाई तो आज बनाने जा रहे हैं, उसके जो अधूरे हिस्से रह गए। मगर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो ये बात नहीं है, दूसरा उसका जवाब जो हम पेश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हजारों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं हायर जुडिशरी के अंदर, आम शहरी के केसेस सफर करते हैं। जब आप इस रिजर्व सीट्स के केस का ही मामला ले लीजिए, अब एक लार्जर बेंच, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपने घंटे इस कॉन्स्टिट्यूशनल केस पे लगा देते हैं, जिससे आम शहरियों के दीगर केसेस अफेक्ट होते हैं एडवर्सली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम से आपके जो नॉर्मल सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर उस तरह का बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, या उस बैकलॉग को क्लियर करने में आसानी होगी। और इसके ऊपर हम वंस अगेन, मैं आपसे ये फरमाऊंगा या कहूंगा माजरत,
कि देखिए ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब 2/3 अक्सरियत कौमी असेंबली के अंदर 2/3 अक्सरियत सेनेट में इसको पास करेगी, जो कि ब्रॉड कंसेंसस होगा, और इसीलिए इसके ऊपर जो भी बात होगी मुशावरत के साथ, तो उसके लिए खान साहब का तो अभी स्टांस है नहीं सर, खान साहब का तो ये स्टांस है कि जो भी पीएमएलएन प्रपोज करे वो गलत है। उसके लिए परवेज इलाही साहब से रब्ता किया, इसको हम ज्यादा सीरियसली परवेज इलाही साहब से रब्ता किया उसके लिए आपने? हम तो सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बात करके बताएंगे आपको। मेरे इल्म में नहीं है जी। अच्छा। ये देखिए मेरे इल्म में नहीं है, मगर मैं आपको पीटीआई की हद तक ये जरूर कहूंगा कि देखिए जो एक कमेटी है पार्लियामेंट में खुर्शीद शाह साहब की चेयरमैनशिप में, उसके अंदर उसी में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आके बात की थी, तो उसके अंदर तो पीटीआई के साथ एक इब्तिदाई डिस्कशन ऑपोजिशन लॉ मेकर्स के साथ हुई थी। देखिए ये कौमी इश्यूज हैं और इसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए।